आज सुप्रीम कोर्ट में एक फ़ैसला हुआ जिस फ़ैसले का काफ़ी लोगों को इंतज़ार था। 35 से और 370 को लेकर बातचीत करेंगे। आज की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर डीआईजी व एनसी सीनियर लीडर अशोक अत्री साहब। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है 35 से और 370 को लेकर, किस तरह देखते हैं? इस फैसले का जम्मू कश्मीर के अवाम को बड़ा इंतज़ार था और आज ये इंतज़ार ख़त्म हुआ और सुप्रीम कोर्ट का जो इसमें फ़ैसला आया है, इसमें जो एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की, वो तो समझते थे कि शायद ये 370 वापस आ जाएगा, 35 से आ जाएगा और उसके साथ साथ स्टेटहुड भी मिल जाएगा और इलेक्शन भी हो जाएंगे। चार बातें तो नहीं हुई, लेकिन इसमें कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने एक कहा है और गवर्नमेंट ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा कि साहब हम स्टेटहुड जो है को वापस कर रहे हैं, तो स्टेटहुड मिल जाएगा, कम से कम स्टेटहुड मिल जाएगा। और दूसरा ये इलेक्शन का भी उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि साहब सितंबर से पहले पहले आप ये जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाइए। और अच्छा है, ये दो चीज़ें बहुत वेलकम है। कम से कम स्टेट वापस हो गई हमारी, जिसको यूटी बना दिया गया था, क्योंकि यूटी को स्टेट बनते देखा था हमने, स्टेट को यूटी बनते कभी नहीं देखा था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को लगा कि शायद ये गलत है और एक जम्मू जैसी सेंसिटिव स्टेट जो है थी, इसका यूटी में रहना ठीक नहीं है और उन्होंने इसको वापस कहा कि इसको स्टेटहुड दे दीजिए। आप ये कब देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कब देती है, उसका हमें इंतज़ार रहेगा कि इलेक्शन के पहले देती है स्टेट असम्बली के, पार्लियामेंट के, या उसके बाद देती है। तो हम तो चाहेंगे, अवाम तो यही चाहेगा कि इलेक्शन से पहले आप स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर का, इसको वापस कर दीजिए, दे दीजिए। और अवाम ये भी चाहेगा कि इतना इंतज़ार ना करना पड़े स्टेट असम्बली को, आप पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ इसको भी करवा दीजिए। ऐसा अवाम का मुझे लगता है कि अवाम जो है इस तरह से चाहता है। तो सर, 370 और 35 से तोड़ने के बाद कितना फ़ायदा जो है जम्मू कश्मीर को हुआ है और कितना नुकसान, क्योंकि रूलिंग पार्टी जो है वो तो इसके फ़ायदे ही गिनवाती है। फ़ायदा जो है, फ़ायदा तो नहीं दिखता है कुछ। 370 जो कहा गया था, पहला उनका यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि साहब यहाँ एक तो मिलिटेंसी उग्रवाद जो है ख़त्म हो जाएगा, जो हम देखते हैं कि उग्रवाद अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा था कि साहब यहाँ टूटने से जो है बाहर के लोग आएंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगेंगी और जम्मू कश्मीर का जो युवा है, जो बेकार बैठा है, जिसके पास जॉब नहीं है, तो उसको जॉब मिलेगा। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तो आई नहीं। इनफैक्ट जो फीडबैक है, बहुत सी इंडस्ट्री जो है, बहुत से रीज़नों के कारण, चाहे जीएसटी के कारण के लिए या बिजली की बिल ज़्यादा महंगी होने के कारण और बहुत से कारणों से बहुत सी इंडस्ट्रियाँ जम्मू कश्मीर में बंद हो गई। तो उसका मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट का कहा गया था, वो एम्प्लॉयमेंट मिली नहीं। ये दो बातें, अगर हम दो ही बातें लेके चलते, अगर 370 पे जो आपने मुझे पूछा है कि इसका फ़ायदा क्या है, तो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सब जो फ़ायदा दिखाया गया था, बताया गया था, कहा गया था, वो हुआ नहीं। और नुकसान इसका ये हो गया है, 370 और 35 से टूटने का ये हुआ था कि एक तो यहाँ नौकरियाँ बहुत कम थी उस वक्त भी, जब 5 अगस्त 2019 से पहले जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो डाटा था वो था 6.8% थी और आज की डेट में कुछ 26 पॉइंट कुछ है अनएम्प्लॉयमेंट का। दैट मीन्स एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, ये चीज़ को साबित करता है डाटा अनएम्प्लॉयमेंट का कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ी है, युवाओं को नौकरी नहीं मिली है। एक तो ये नुकसान है। दूसरा ये था कि इसका स्पेशल स्टेटस होने का ये इशू था कि एक तो ये जम्मू कश्मीर में कोई रेवेन्यू का कोई है नहीं, इस तरह का कोई सोर्सेज है ही नहीं। जम्मू कश्मीर स्टेट जो थी ये डिपेंड करती है एक हॉर्टिकल्चर के ऊपर और टूरिज़्म के ऊपर। हाँ, टूरिज़्म ज़रूर बड़ा है और हॉर्टिकल्चर भी चलता रहता है, मौसम के मुताबिक कभी अच्छा हो जाते हैं, कभी कम हो जाती है फ्रूट्स की ग्रोथ जो है। तो लेकिन ये है कि वो जो है इसका इतना जो अनएम्प्लॉयमेंट भी है, इंडस्ट्री यहाँ है नहीं,
डेवलपमेंट कहीं दिख नहीं रही है, सिवाय ये रोड वाइडनिंग के और ब्रिजेस के। और जो अपने हमारे मिनिस्टर है गडकरी साहब, उन्होंने भी कहा था कि साहब रोड और पुलों से हम ये नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट हो रही है, देश आगे बढ़ रहा है। बहुत सी चीज़ें लोगों को चाहिए, एम्प्लॉयमेंट लोगों को चाहिए, लोगों का जो है बिज़नेस अच्छा होना चाहिए, उनका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ना चाहिए, उनका लाइफस्टाइल जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, आपकी इनकम घट गई है, तो जाहिर है कि अच्छा लाइफस्टाइल नहीं हो सकता। सर बात करें 2024 में, जिस तरह से आपने कहा इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का किस तरह का रोल रहेगा? क्या वो रूल कर पाएगी? क्योंकि भाजपा जो है 3 स्टेटों में बाहर जो है वो विन हो चुकी है, अपनी रूलिंग जो है ले चुकी है, तो क्या आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में भी भाजपा ही रहेगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो है अपना रोल लाएगी? क्योंकि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी का स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हूँ, तो पार्टी की तरफ से मैं कुछ कह नहीं सकता इस इश्यूज़ के ऊपर, आपके इस सवाल के ऊपर। तो अब इलेक्शन है तो ठीक है, सभी उसमें हिस्सा लेंगे, सभी पार्टियाँ कोशिश करेंगी कि उनकी सरकार बने, उनके ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जो है चुन के आएँ। तो उसमें जब इलेक्शन होगा तो अगर पार्टी फैसला करती है कि उसमें नेचुरली सब बाकी पार्टियों के साथ जो भी उस वक्त हालात होंगे, उस वक्त के मुताबिक हमारी पार्टी फैसला लेगी इसमें क्या करना है। तो सर क्या एक मैसेज देंगे आखिर में? किसके लिए? सर आजकल के जो युवा हैं, देखा आपने शेड्यूल ट्राइब तक के लिए लड़ रहे हैं, बेरोज़गारी से लड़ रहे हैं, अपने आप को डेवलप हिंदुस्तान को देखे तो। देखिए, युवा के लिए मैसेज यही है, और मैं भी जो देखता हूँ युवा को, कि एक तो वो हिम्मत ना हारे और अपने आप को इतना काबिल बना दें कि वो नेशनल लेवल के ऊपर कम्पीट कर सके। नेशनल लेवल इन द सेंस कि अगर वहाँ से लोग कुछ पोस्टें निकलती हैं, जब भी कभी कोई एम्प्लॉयमेंट का कोई प्रोग्राम शुरू होता है तो पोस्टें निकलती हैं, तो फार्म लगते हैं, तो उसमें ये है कि उस लेवल इतना काबिल बने कि वो कम्पीट करके वहाँ वो जॉब नौकरी हासिल कर सकें। बाकी डिप्रेशन में ना जाए, स्ट्रेस ना लें और ड्रग्स की तरफ ना जाएं। ये तीनों चीज़ों से जो है उनका कोई भी किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। जब सोल्यूशन ही नहीं है तो डिप्रेशन होना, स्ट्रेस लेना या गलत रास्ते तरफ जाना, हम समझते हैं कि उनके लिए डेफिनेटली ये एक चिंता का विषय है, एक परेशानी का विषय है। लेकिन युवा हैं, लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, मेहनत करें और अपने आप को काबिल बनाएं ताकि वो भी सिस्टम में या जो भी कंपटीशन आए उसको फेस कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ फॉर्मर डीआईजी अशोक अत्री साहब। आप सबका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और भी इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें डेली शब न्यूज़।